ऑल ऑफ यू। हम जो टॉपिक अपना स्टार्ट कर रखा था इकोनॉमिक रीजन, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसमें हमने बात की थी 4 पॉइंट्स की, और लास्ट पॉइंट हमने छोड़ा था कि इंटीग्रेटेड जो इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन है, एकीकृत आर्थिक प्रादेशिकरण, जिसमें पी सेन गुप्ता ने इसके लिए डिवीजन किया था। ठीक है, उस डिवीजन को हम देख रहे थे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने जो डिवीजन किया, मुख्य जो मैक्रो रीजन यानी कि जो मुख्य प्रदेश माना था, वो किस किस प्रकार से उन्होंने डिवीजन किया है। देखिए, सबसे पहला इन्होंने एक बताया कि जो हमारा इकोनॉमिक रीजन है वो है कौन सा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र आते ही आपके दिमाग में जो है मैप आ जाना चाहिए कि कौन सा है। देखिए, मैं आप लोगों को इसका मैप भी दिखाऊंगी जो बुक में बना हुआ है। आप लोग अगर, वो कौन सी बुक थी हमारी जिससे हम जिसके बारे में पढ़ा था हमने, BC जाट की जो बुक है, उससे मैंने आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, तो उसी बुक से आप लोग एक बार देखेंगे, और अगर आप लोगों के पास वो बुक अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको उस बुक से ही PDF बना के आपको भेज दूंगी। ठीक है, देखिए, अब उत्तरी पूर्वी आर्थिक प्रदेश की बात करें, जो उत्तरी पूर्वी प्रदेश है इसको हम असम के नाम से जानते हैं। असम के नाम से बोलने कोई दिक्कत है? पूर्वी क्षेत्र वही हुआ। ठीक है भाई, इस क्षेत्र के अतिरिक्त इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब भी इसी के अंदर आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 7 राज्य हैं इसके अंदर। ठीक है, वो सातों के सातों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बांग्लादेश से लगा हुआ क्षेत्र है, तो इसका जो है एक महत्व और बढ़ जाता है। समझ रहे हैं इस चीज को? अब स्थिति और विस्तार की अगर हम बात करें, देखो, हर जो एक इकोनॉमिक रीजन है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम बात करें उत्तरी पूर्वी आर्थिक प्रदेश की। ठीक, पहला जो हमारा आता है, देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़े थे कि जो आर्थिक प्रदेश है उनका विभाजन किन किन आधारों पर किया जाता है। तो हमने 4 पॉइंट देखे थे। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट में कोई, वो एक पहले में बताया था प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर विभाजन, तो ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया। लास्ट में जो एकीकृत के आधार पर आया, पी सेन गुप्ता ने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें उन्होंने बहुत सारे जो है इकोनॉमिक रीजन्स बताए इंडिया के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया पहला जो क्षेत्र है वो उत्तरी पूर्वी आर्थिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस उत्तरी पूर्वी आर्थिक प्रदेश को हम पूरा पढ़ेंगे। क्लियर? अब देखिए, इसकी स्थिति और विस्तार कौन कौन सा हो गया। सारे राज्य आप जानते हैं, पूर्वी क्षेत्र के जितने भी राज्य होंगे वो सारे किस में आएंगे, हमारे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए, इस उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विकसित क्षेत्र कौन कौन से हैं, जहां पर हमारे इकोनॉमिक रीजन के, इसको एक स्पेशल इकोनॉमिक रीजन बना दिया, तो उसका रीजन तो हमें जानना पड़ेगा ना कि उसके विकसित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसके अंदर विकसित क्षेत्र है हमारे ईटानगर, गुवाहाटी, शिलोंग, डिब्रूगढ़, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला, जितनी भी हमारी कैपिटल हैं वो सारे के सारे विकसित क्षेत्र हैं, जिसकी वजह से तो ये आर्थिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें खनिज संसाधनों की उपलब्धता देख लीजिए। खनिज, देखो, हर एक इकोनॉमिक क्षेत्र के अंदर हम इन चीजों को देखेंगे, उसकी स्थिति और विस्तार, विकसित क्षेत्र, खनिज उपलब्धता। खनिज उपलब्धता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा खनिज मिलता है, पेट्रोलियम। असम के अंदर सुना होगा आप लोगों ने, पेट्रोलियम ऊर्जा संसाधन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। सर्वप्रथम तेल यहीं से निकाला गया था। ठीक है, देखिए, खनिज की उपलब्धता हो गई। अगली चीज, कृषि संसाधन भी यहाँ पर उपलब्ध है। कृषि संसाधन, कृषि संसाधन में यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि चाय की खेती की जाती है। आप लोग खुद देखेंगे कि हर जो इकोनॉमिक क्षेत्र बनाया है उसको क्यों जो है एक स्पेशल इकोनॉमिक रीजन का नाम दिया गया। जैसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र आर्थिक प्रदेश था, उत्तरी पूर्वी को पूरा एक रीजन बता दिया उसको, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, उसमें देखेंगे आप कि असम वाला क्षेत्र आ जाता है। विकसित क्षेत्र, उसके जितनी भी हमारी कैपिटल होंगी वो सारी की सारी विकसित क्षेत्र होंगे। खनिज उपलब्धता में पॉइंट बनाएंगे आप, बुक के अंदर एज इट इज आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट बना बना के ही उसमें दिया हुआ है। खनिज की उपलब्धता में पेट्रोलियम, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट खनिज है। कृषि संसाधनों में बात करें तो कृषि में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चाय की खेती होती है। आप लोग जानते हैं असम के अंदर चाय की खेती के लिए वो कितना फेमस क्षेत्र है। क्लियर हुआ? अब देखिए, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर ही
औद्योगिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? औद्योगिक क्रियाएं, कृषि आधारित उद्योग भी है यहाँ पर। देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। औद्योगिक क्रियाओं में आप देखेंगे कृषि आधारित भी उद्योग है, पेट्रो रसायन, वन आधारित उद्योग, अन्य उद्योग भी है। उसके बाद पांचवा पॉइंट इसमें परिवहन की सुविधा की अगर हम बात करें तो रेल सुविधा भी है, सड़क परिवहन भी है, ठीक है, जल परिवहन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ परिवहन की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार से ये उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है ये विकसित अवस्था में हमें देखने को मिलता है। क्लियर हुआ इतना कि भाई इस क्षेत्र को इतना विकसित क्यों माना गया? जो हमारा उत्तरी पूर्वी आर्थिक क्षेत्र था वो बहुत विशाल है, उसके स्थिति और विस्तार की हमने बात की कि सारे जो पूर्वी क्षेत्र है वो सारे के सारे इसमें आएंगे। विकसित क्षेत्र इसके जो भी हमारी कैपिटल्स हैं, जैसे मतलब हर राज्य की जो राजधानियां हैं वो सारी की सारी विकसित अवस्था में हैं, ठीक है। उसके अलावा खनिज उपलब्धता है यहाँ पर, कृषि संसाधन भी हैं, औद्योगिक क्रियाएं भी होती हैं। परिवहन में देखें तो रेल, सड़क, जल परिवहन, सारे के सारे परिवहन भी उपलब्ध है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये एक इकोनॉमिक रीजन पूरा होता है, उत्तरी पूर्वी आर्थिक क्षेत्र। क्लियर हुआ? अब देखिए दूसरा क्षेत्र हम बात करें, ये था उत्तरी पूर्वी, मतलब इसमें उत्तर के भी कुछ क्षेत्र थे और पूर्वी क्षेत्र भी थे। अब दूसरा जो क्षेत्र आता है हमारा इकोनॉमिक रीजन का, तो वो आता है हमारा पूर्वी आर्थिक प्रदेश। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो उत्तर पूर्व था, अब भारत के पूर्वी क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो पूर्वी क्षेत्र के अंदर कौन कौन सा आएगा? जैसे हमारा जो कोलकाता वाला क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, पूर्वी जो भाग है ना पूरा, वो वाला जो क्षेत्र है वो हमारा किस में आएगा? पूर्वी आर्थिक प्रदेश के अंदर वो आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। इसमें स्थिति और विस्तार की अगर बात करें, सबसे पहला पॉइंट स्थिति व विस्तार। और स्थिति और विस्तार की जब बात आती है तो आप लोग जानते हैं इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे हमारे? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। देखो आप लोग जब भी पूर्वी क्षेत्र आता है तो आप लोग सोचते हैं कि वो जो 7 सिस्टर्स वाले जो राज्य हैं वो इसमें आएंगे, नहीं, वो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं। पूर्वी क्षेत्रों की जब बात आती है तो पूर्वी क्षेत्र हमारे कौन से हैं? जो हमारे जो ये बिहार, पश्चिम बंगाल वाले जो क्षेत्र है ना, ये हमारे पूर्वी क्षेत्र माने जाते हैं। पूर्वी तट हम लोगों ने देखा था ना, पूर्वी तट कौन कौन से क्षेत्र आते थे, वही क्षेत्र इसमें आएंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब विकसित क्षेत्रों की बात कर लें। इसमें दूसरा विकसित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जितने भी राज्य हैं उन सब की जितनी भी राजधानियां हैं वो सारी की हमारे क्या है? विकसित राज्य के रूप में हमारे सामने है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर भी वही संसाधन की उपलब्धता की बात करें। संसाधन उपलब्धता, संसाधन उपलब्धता में जब आप देखेंगे तो इसके अंदर तो क्योंकि आप जानते हैं कोयला हो गया, ठीक, कोयला, ठीक, अब्रक, क्रोमाइट, तांबा, सारे के सारे खनिज यहाँ पर मिलते हैं। चौथा पॉइंट वही खाद्य फसलें भी यहाँ पर हैं। कृषि संसाधनों में जब बात करें तो कृषि संसाधनों में जब बात करेंगे तो इसमें खाद्य फसलें, व्यापारिक फसलें, तिलहन फसलें, आप सारी चीज़ें जानते हैं। ये पॉइंट्स बस आपको याद रखने हैं कि इन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। वन संसाधनों में बात करें तो वन भी इसमें अच्छे हैं, 18.22% भाग वनाच्छादित है। क्लियर हुआ ये चीज़? इस प्रकार से जो औद्योगिक क्रियाओं की अगर हम बात करें तो उद्योगों में आप लोग उद्योग भी जानते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जूट उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग, कागज उद्योग, फर्नीचर, खेल सामान, रबड़, ये सब जितने भी उद्योग हैं वो सारे के सारे यहाँ पर विकसित हैं। भारी जो इंजीनियरिंग उद्योग है वो भी पूर्वी आर्थिक प्रदेश में ही आते हैं, इसलिए, और परिवहन की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। इसलिए क्या है कि जो पूर्वी आर्थिक प्रदेश को एक पूरा क्षेत्र एक आर्थिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। क्लियर हुए? 2 आर्थिक प्रदेश हमने देखे, ठीक है। अब जो है हर आर्थिक प्रदेश के अंदर सेम चीजें हैं, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। मैप आपको इसमें पता होना चाहिए। आप लोग कृषि को पढ़ चुके हैं, खनिज पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके इंडस्ट्रियल रीजन पढ़ चुके हैं। तो बस क्या करना है, जहाँ पर संसाधन उपलब्धता है, आपको पता है पूर्वी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से संसाधन मिलते हैं,
भाई खनिज कौन कौन से मिलते हैं वो लिख देंगे। कृषि की बात आती है तो आप जानते हैं कि हमने कृषि के अंदर पढ़ चुके हैं कि पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं, वो उनको लिख देंगे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को सिर्फ उनके नाम लिखवा देती हूँ, आगे के जो हमारे आर्थिक प्रदेश हैं उनके। ठीक है, सब में सेम जो ये देखो, दो समझाने का मतलब ये था कि आपको ये पॉइंट्स पता चल जाए। ये पॉइंट्स आपको छांटने हैं और आपको अपने अकॉर्डिंग जो है क्या करना है, इनका निर्धारण करते हुए अपने हिसाब से इनमें आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा आर्थिक प्रदेश है कौन सा है, उत्तरी मध्य क्षेत्र। इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, हिमालय वाला, पूर्वी गंगा मैदान, पूर्वी पश्चिमी गंगा का मैदान। ठीक है, आप जानते हैं कि गंगा के मैदान में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन सी कृषि होती है, कैसी मृदा है, खनिज की उपलब्धता, कृषि संसाधनों की उपलब्धता, वन आच्छादन कितना है, स्थिति और विस्तार बता देंगे। पॉइंट सबको सेम रखना है, उनके अंदर का मैटर चेंज करना है बस। ठीक है, और मैप में उस चीज़ को डिनोट करते हुए चलना है। चौथी चीज़ देखिए, चौथा है हमारा मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती जब मैदान आ जाता है तो इसमें हमारा पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वो, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बस्तर क्षेत्र, मध्यवर्ती जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो इसमें आ जाएगा। पांचवा क्षेत्र देखिए, पांचवा है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये सारे के सारे किस में आएंगे, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको बुक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कौन सा, पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से लिखेंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये सारे के सारे जो भी पूर्वी महाराष्ट्र, मध्यवर्ती महाराष्ट्र, गुजरात मैदान, सौराष्ट्र, सारे किस में आएंगे, पश्चिमी क्षेत्र में आ जाएंगे। फिर आता है लास्ट हमारा कौन सा, दक्षिणी क्षेत्र। और दक्षिणी क्षेत्र में आपको पता है कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारे के सारे हमारे आएंगे किसमें, दक्षिण के क्षेत्र में। क्लियर हुई इतनी चीज़। देखिए अब मैं आपको इसमें बुक से दिखा देती हूँ एक बार। जो ये वाला पार्ट देखिए आप, ये है हमारा, इसका मैप बना हुआ है। इन्होंने बताया है, जैसे फर्स्ट वाला हमने देखा था उत्तरी पूर्वी वाला क्षेत्र, तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है हमारा किस में आ गया, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर। इस प्रकार से पूरा इसका मैप बनाया हुआ है। आपको पॉइंट सेम रखने हैं। देखिए इस बुक में है ना, जो ये वाली बुक है आपकी BC जाट वाली, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फ्रंट पेज, ये वाला इसका फ्रंट पेज है, BC जाट करके है ये। इसके अंदर आपको एज इट इज़ सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपको हर जो आर्थिक प्रदेश है उसके अंदर इसके पॉइंट्स बना बना के आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। और जब तक आप पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखेंगे आपके नंबर अच्छे नहीं आ सकते, ठीक है। क्योंकि एक तरह से देखिए ना, आप खुद ही सोचिए कि जब आप एक तरह डिस्क्रिप्टिव लिखते जाएंगे, आपने 10 पेज भर दिए, लेकिन टीचर क्या है, उनको पढ़ना पसंद नहीं करता। उसको जब तक पॉइंट्स में चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसको जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में, वो आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो आपको अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ, क्योंकि ये जो वाले जो टॉपिक है ना, इसमें आप पूरे नंबर ले सकते हो। ये टॉपिक ऐसे हैं क्योंकि सबके आंसर सेम होंगे, बस आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान जो होगा, हर बंदा जो होगा, हर स्टूडेंट जो होगा, उसको पता है 7 आर्थिक प्रदेश हैं, 7 के नाम पता है उसको, 7 के बारे में डिस्क्रिप्टिव लिखेगा। किसी टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता यूनिवर्सिटी के अंदर कि वो आपकी हर एक चीज़ को पढ़े, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका आंसर इम्प्रेसिव बनाने के लिए पॉइंट्स बनाने हैं। हर आर्थिक प्रदेश के अंदर ये 4-5 पॉइंट आप कॉमन कर लीजिए, 5 पॉइंट लिखने हैं, मैप बनाना है। फिर देखिए आपके आंसर और दूसरों के जो आंसर है उसमें कितना डिफरेंस होता है, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, ठीक है। और बाकी की जो बात है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज। उसके बाद में जो है देखते हैं अभी हमारे कौन कौन से, एक ट्रेड और कौन सा, व्यापार और परिवहन से रिलेटेड एक टॉपिक और बचा हुआ है आपका। उसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।